हेलो चिल्ड्रन, मैं आपका सीपी सर। आज मैं आपके लिए क्लास 10th के ज्योग्राफी बुक से चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का दूसरा वीडियो यानी कि सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आज हम लोग रिसोर्सेस के क्लासिफिकेशंस को समझेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिसोर्सेस के क्लासिफिकेशंस को इस चार्ट के द्वारा पढ़ने का प्रयास किया था और समझा था। आज हम इन्हीं रिसोर्सेस को कुछ अलग ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था कि रिसोर्सेस को कैसे क्लासिफाई किया गया है, यानी वो नेचुरल और ह्यूमन बेस्ड पर थे, यानी कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन मेड होते हैं और कुछ ऐसे रिसोर्सेस जो नेचर मेड होते हैं। तो इस तरह से जो रिसोर्सेस हैं उनको अब हम यहाँ पर रिसोर्सेस के ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेस में पहला आपका है ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन द रिसोर्सेज दे आर द टू टाइप्स, यानी कि ओरिजिन के आधार पर यानी उत्पत्ति के आधार पर ये दो तरह के होते हैं। पहला बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। इसके बाद में दूसरा आपका है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। यानी एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब खत्म होना। एग्जॉस्ट मतलब होता नहीं खत्म होना, निकल जाना। तो उसी तरह से ये ऐसे रिसोर्सेज जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे समय के साथ, उसके आधार पर जो रिसोर्सेस हैं वो दो तरह के होते हैं। उनमें से पहला आपका है रीन्यूएबल रिसोर्सेस और दूसरा नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेस। इसके बाद में हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप यानी कि किसी के मालिक होना। ओनर माने होता है मालिक होना, यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी चीज का मालिक है तो उसे उसका ओनर कहा जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप यानी कि किसी के कंट्रोल में जो रिसोर्सेस हैं, तो उस बेसिस पर हम रिसोर्सेस को चार भागों में बांट सकते हैं, 4 टाइप्स में। तो पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स, दूसरा है कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स, तीसरा है नेशनल रिसोर्स और चौथा होता है इंटरनेशनल रिसोर्स। अब इसके बाद आते हैं चौथा जो हमारा टाइप है रिसोर्स का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि डेवलपमेंट के बेस पर, यानी कि जो रिसोर्स है वो किस स्तर तक यानी कौन से लेवल तक डेवलपमेंट उसका हो चुका है, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास कैसी टेक्नोलॉजी है जिसके आधार पर हम इन रिसोर्सेस का यूज कर पा रहे हैं, यानी इनका हम उपयोग कर पा रहे हैं। तो ऐसे बेस पर अगर हम देखें तो जो रिसोर्सेस हैं वो भी 4 तरह से बांटे जा सकते हैं। पहला पोटेंशियल, दूसरा डेवलप्ड, तीसरा स्टॉक और चौथा रिजर्व्स। तो इस तरह से आपने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट हम रिसोर्सेस को और कई पार्ट्स में बांट सकते हैं। अब हम इन सभी अलग अलग तरह के रिसोर्सेस के बारे में डिफाइन करेंगे या यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे। तो पहला है लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन के बेस पर। जैसा ऊपर हमने पढ़ा कि ओरिजिन के बेस पर जो रिसोर्सेस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला होता है बायोटिक रिसोर्स, दूसरा होता है अबायोटिक रिसोर्स। अब बायोटिक रिसोर्स क्या होता है, यानी कि ऐसे रिसोर्स जो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, जो ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फौना, लाइवस्टॉक एक्सेट्रा। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेस होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेस जो होते हैं, वो ऐसे रिसोर्सेस हैं
जो हमें बायोस्फीयर से मिलता है, यानी कि हमारे चारों तरफ जो स्थित है, जो चीजें हैं या नेचर जो है, वहां से हम इसको लेते हैं। और इस तरह के जो भी रिसोर्सेस होते हैं उनमें अपनी खुद की एक लाइफ होती है। ये ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं, फ्लोरा या फौना हो सकते हैं। नहीं, फ्लोरा यानी कि वनस्पतियां, कोई स्पेशल प्लेस पर पाई जाने वाली जो वेजिटेशंस होती हैं या वनस्पतियां होती, उन्हीं को हम फ्लोरा कहते हैं। और फौना यानी कि एनिमल्स, लाइव स्टॉक, ये सारी चीजें बायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आता है हमारा अबायोटिक रिसोर्स। तो अबायोटिक रिसोर्स का मतलब क्या होता है? ये रिसोर्स भी हमको नेचर से ही मिलते हैं, लेकिन ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनमें अपनी लाइफ नहीं होती, यानी इनमें जीवन नहीं होता है। जैसे रिसोर्सेस, इसका मतलब क्या हुआ कि रिसोर्सेस विच आर composed of non-living things are called abiotic resource as rocks and metals। यानी कि ऐसे रिसोर्सेस जिनमें जीवन या जिनमें लाइफ नहीं होती है या वो लिविंग थिंग नहीं होते हैं, नॉन लिविंग थिंग होते हैं, उन्हीं को ही हम अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम रॉक्स को ले सकते हैं, मेटल्स को ले सकते हैं, क्योंकि रॉक्स और मेटल में अपनी कोई जीवन नहीं होता है। इस प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमने देखा कि जो रिसोर्सेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पहला बायोटिक रिसोर्स और दूसरा अबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स में क्या होता है, ये लिविंग थिंग होते हैं। अबायोटिक रिसोर्स नॉन लिविंग थिंग होते हैं। अब यहाँ पे बायोटिक रिसोर्स में हम एग्जाम्पल के रूप में ह्यूमन बीइंग ले सकते हैं, फ्लोरा फौना ले सकते हैं, लाइव स्टॉक्स को ले सकते हैं। जबकि अबायोटिक रिसोर्स में हम रॉक्स एंड मेटल्स को ले सकते हैं, या हम सारी उन नॉन लिविंग थिंग्स को ले सकते हैं जिनको हम नेचर से प्राप्त करते हैं। इसके बाद में दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब हम दूसरा जो इसका पार्ट है उसको लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी यानी कि नेचर से प्राप्त जो भी रिसोर्सेस हैं उनके खत्म होने की जो पीरियड है, जो टाइम है, उसके आधार पर कि जब ये समाप्त हो जाएंगे बहुत ज़्यादा यूज करने के बाद, तो इस आधार पर जो रिसोर्सेस हैं उन्हें भी दो भागों में बांटा गया है। पहला रीन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। अब रीन्यूएबल रिसोर्स का मतलब क्या हुआ, यानी कि ऐसे रिसोर्स, जैसे रीन्यू लिखा है, रीन्यू का मतलब क्या होता है, जो नया हो जाए, यानी कि इनको हम बार बार यूज कर सकें, ठीक है, उन्हीं को कहते हैं रीन्यूएबल रिसोर्स। यानी कि क्या हुआ, द रिसोर्सेस विच कैन बी रीन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेस। यानी कि ऐसे रिसोर्सेस जिनको हम रीन्यू कर सकें, यानी हम रिप्रोड्यूस कर सकें, उन्हें दोबारा हम बना सकें, पैदा कर सकें, या दोबारा नया करके उनको हम यूज कर सकें, वो रिसोर्सेस ही हमारे रीन्यूएबल रिसोर्सेस कहलाते हैं। और इनको हम फिजिकल वे से, केमिकल वे से या मैकेनिकल वे से, या हम कह सकते हैं फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से इनको हम रीन्यू या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे ही रिसोर्स आपके रीन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। यानी कि जो सोलर एनर्जी है इसको हम बार बार यूज करेंगे और हम तभी भी ये खत्म नहीं होगी। यानी कि सन एक ऐसा एनर्जी का सोर्स है जिसको कभी खत्म होना माना ही नहीं जा सकता, या कह सकते हैं जब ह्यूमन बीइंग समाप्त हो जाएगा अर्थ पर, तब तक के सोलर एनर्जी हमें उपलब्ध होती रहेगी। अब हम
दूसरा देते हैं जैसे एग्जाम्पल के रूप में विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी भी यानी कि जब तक के ह्यूमन बीइंग अर्थ पर है, यानी कि जब तक जीवन अर्थ पर है, तब तक के विंड एनर्जी का यूज किया जा सकता है। इसी प्रकार से वाटर भी एक तरह से रिसोर्स ही है, क्योंकि इसके द्वारा हमें बहुत सारे यानी कि लाभ हैं। इसको हम पानी पीने में, यानी कि वाटर को हम पीने में, कुकिंग में और बहुत तरह से इसका यूज करते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस करने में इसका हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से वाटर भी एक तरह से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स है। अगला उसके बाद फॉरेस्ट भी रीन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि फॉरेस्ट को हम उगा सकते हैं, बार बार उगा सकते हैं। यानी कि हम रोज पेड़ पौधों को काटते हैं, उसके बाद नया उगाते हैं। तो इस प्रकार से फॉरेस्ट भी आपका रीन्यूएबल रिसोर्स के अंतर्गत ही आता है। एंड वाइल्ड लाइफ, अगला आता है वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ में जीव जंतु आते हैं, बहुत सारे जीव जंतु जिनको हम लोग विभिन्न प्रकार से प्रयोग करते हैं, उनको किल करते हैं, इसके अलावा उनको पाला जाता है। तो इस प्रकार से सारे जीव जंतु जो अपने आप पैदा होते रहते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, या मनुष्य के द्वारा उन्हें पाला जाता है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे जो रिसोर्सेस हैं, एनिमल्स हैं, सोलर एनर्जी, ये सारी चीज ऐसे हमारे पास रिसोर्स हैं जिनको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं रीन्यूएबल रिसोर्स के बारे में और समझ लेते हैं कि जो ये रीन्यूएबल रिसोर्स होता है, इनको हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला होता है कॉन्टिन्यूअस या फ्लॉ के रूप में बोलते हैं, दूसरा होता है बायोलॉजिकल। तो जो आपका पहला कॉन्टिन्यूअस या फ्लॉ टाइप का जो रीन्यूएबल रिसोर्स है, उसके अंतर्गत सोलर एनर्जी आता है, विंड एनर्जी आता है और वाटर आता है। इसके बाद बायोलॉजिकल जो हमारा रिसोर्स है, उसके अंतर्गत फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आते हैं। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रीन्यूएबल रिसोर्स को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस और फ्लॉ तथा बायोलॉजिकल में, जिनमें कॉन्टिन्यूअस और फ्लॉ में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी आता है, इसके अतिरिक्त वाटर भी आता है, जबकि बायोलॉजिकल रिसोर्सेस में हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ प्राप्त होते हैं। अब हम दूसरे प्रकार के रिसोर्स के बारे में समझते हैं, जो है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेस। तो जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेस, जैसा इसका नाम से हमें पता चल रहा है, नॉन माने नहीं और रीन्यूएबल माने जिसको हम दोबारा रीन्यू न कर सकें, दोबारा हम नया न बना करके प्रयोग कर सकें, उसी को कहते हैं नॉन रीन्यूएबल। इसका मतलब क्या हुआ, ये हम डिफिनीशन से डिस्कस कर लेते हैं इसका। यानी कि द रिसोर्सेस विच कैन नॉट बी रीन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम रीन्यू या रिप्रोड्यूस यानी कि दोबारा नया ना जल्दी बना सकें, या हम उनको रिप्रोड्यूस ना कर सकें इजीली। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि इजीली वर्ड यहाँ देखो क्या कहता है कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम आसानी से ना तो रीन्यू कर सकें या ना रिप्रोड्यूस कर सकें, तो ऐसे रिसोर्सेज जो होते हैं वही नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। और वो भी क्या कहना है, बाई एनी मेथड, यानी किसी भी मेथड से नहीं। जैसे अभी ऊपर हमने पढ़ा रीन्यूएबल रिसोर्स में कि इसको हम कैसे, इसको हम फिजिकल वे से या केमिकल वे से या मैकेनिकल वे से हम रीन्यूएबल रिसोर्स को फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या रीन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, इनको हम किसी भी मेथड से, ना तो इनको हम फिजिकली वे से, ना केमिकल वे से, ना हम मैकेनिकल वे से, किसी भी प्रकार से इनको हम रिप्रोड्यूस या रीन्यूड नहीं कर सकते हैं। और अगर इन्हें करना है तो ये बहुत लंबा समय लेंगे, लाखों हजारों साल ये ले लेते हैं इनको बनने में। तो इस प्रकार से ऐसे रिसोर्सेस जो आसानी से रीन्यू या रिप्रोड्यूस ना हो सकें, उन्हें ही हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। और इन नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स को बनने के लिए क्या होता है, बहुत लंबा समय लेता है। यानी क्या होता है, दे टेक अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, दे टेक अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल,
यानी कि ये बहुत लंबा जियोलॉजिकल टाइम लेते हैं टू फॉर्म, यानी कि बनने में, यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं उनको बनने में लाखों और हजारों साल लगते हैं। उदाहरण के रूप में हम मेटल्स और फॉसिल्स फ्यूल्स को लेते हैं। मेटल्स और फॉसिल्स फ्यूल ये आसानी से नहीं बनते और वैज्ञानिकों के अनुसार, यानी साइंटिस्ट के अनुसार, ये सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जो एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद में ये समाप्त हो जाएंगे, यानी अर्थ पर ये नहीं बचेंगे, यानी इनको यूज कर लिया जाएगा बाय ह्यूमन बीइंग। और जब ये समाप्त हो जाएंगे अर्थ से, तो इनको बनने में दोबारा बहुत ही लंबा समय लग जाएगा। इसको हम और भी अच्छी तरह से अब इस डायग्राम के द्वारा हम समझ लेते हैं। जैसे नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेस होते हैं उनको दो टाइप्स में बांटा जा सकता है। पहला रिसाइक्लेबल और दूसरा नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल का मतलब हुआ यानी ऐसे रिसोर्स जिनको हम दोबारा पुनर्चक्रण करके, यानी कि दोबारा हम इनको एक बार यूज करने के बाद दोबारा इनको हम यूज कर सकें। और नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनको हम एक बार प्रयोग करें और ये समाप्त हो जाए, दोबारा हम इनका यूज नहीं कर सकते, वो आपके नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्स कहलाते हैं, यानी कि दोबारा हम इनको यूज नहीं कर सकते हैं। तो जो रिसाइक्लेबल रिसोर्स होते हैं उनके अंतर्गत मेटल्स आते हैं, जबकि नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्स के अंतर्गत फॉसिल्स फ्यूल्स आते हैं। इसके बाद में जो मेटल्स हैं इनमें आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा ये सब हो सकते हैं और इनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, यानी कि एक बार जैसा यूज किया गया इसके बाद पुनः पिघला करके या पुनः इनको दोबारा किसी अन्य रूप में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। जबकि जो फॉसिल्स फ्यूल्स में कोल और पेट्रोलियम आता है, तो कोल और पेट्रोलियम को एक बार प्रयोग करने के बाद ये दोबारा प्रयोग करने लायक नहीं रहते, या हम कह सकते हैं कि कोयला को जलाने के बाद राख बचती है और राख को हम दोबारा किस रूप से, यानी कि इसको हम रिसोर्स के रूप में हम यूज नहीं कर सकते, यानी कि फ्यूल के रूप में हम कोल का यूज नहीं कर सकते, यानी राख बनने के बाद। दूसरा पेट्रोलियम, यानी कि एक बार जब पेट्रोलियम जल जाता है तो दोबारा इनको हम फिर एटमॉस्फेयर से नहीं इनको ऑब्टेन कर सकते हैं जलने के बाद। तो इस प्रकार से जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे हैं जिनको हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं रिसाइकल करके, जबकि जो नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्स हैं उनको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से इस वीडियो में रिसोर्सेस के बारे में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।